नमस्ते। जब हम डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? शायद कोई बहुत उदास इंसान जो बिस्तर पर पड़ा हो। लेकिन क्या हो अगर डिप्रेशन हमेशा ऐसा ना दिखे? आज हम डिप्रेशन के उसी छिपे हुए चेहरे की बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। हाँ, तो डिप्रेशन की एक जो टिपिकल इमेज है हमारे दिमाग में, वो है एक उदास इंसान जो दुनिया से कट गया हो। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई लोग जिसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कहते हैं, उसमें बाहर से देखने में एकदम कामयाब लगते हैं। ऑफिस में प्रमोशन हो रहा है, दोस्तों के साथ वीकेंड प्लान्स बन रहे हैं, सब परफेक्ट। मगर अंदर ही अंदर वो एक खामोश जंग लड़ रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ उदासी ही पहचान नहीं है तो फिर इसके और क्या संकेत हैं? चलिए आज उन छोटे छोटे बारीक लक्षणों को समझते हैं। वो लक्षण जिन्हें हम अक्सर या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर किसी और चीज का बहाना मान लेते हैं। देखिए, डिप्रेशन सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये शरीर पर भी अपना असर डालता है। अक्सर होता क्या है कि लगातार थकान बनी रहती है, शरीर में बिना किसी वजह के दर्द होता रहता है या पेट की समस्याएं। ये सब किसी और बीमारी का संकेत लगता है ना? पर यह जानना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन से जूझ रहे 90% से ज्यादा लोग ऐसी थकान महसूस करते हैं। एक ऐसी थकान जो एक अच्छी गहरी नींद के बाद भी नहीं जाती। अच्छा, अब बात करते हैं व्यवहार में बदलाव की। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। क्या कोई है जो छोटी छोटी बातों पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ा हो रहा है, या जिन चीजों में उन्हें पहले बहुत मजा आता था अब उनमें कोई दिलचस्पी ही नहीं रही? इसे एनहेडोनिया कहते हैं। और कभी कभी तो लोग अपनी अंदरूनी उदासी को छुपाने के लिए सबके सामने एक मुस्कुराहट का मुखौटा पहने रहते हैं या फिर खुद को काम में पूरी तरह डुबो देते हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास की तरफ इशारा कर रहा है, और वो एहसास है ब्रेन फॉग। अभी कोई प्रॉपर मेडिकल टर्म तो नहीं है, लेकिन ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। ये उस सिचुएशन को बताता है जब फोकस करना, बातें याद रखना या कोई छोटा मोटा फैसला लेना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर एक धुंध सी छा गई हो। तो ये जो लगातार बना रहने वाला धीमा सा संघर्ष है, इसका कोई मेडिकल नाम भी है? जी हाँ, इसे खास तरह के डिसऑर्डर के तौर पर पहचाना गया है, जिसे हम बोलचाल में हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कह देते हैं। उसका असली क्लिनिकल नाम है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या पीडीडी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसकी लंबी ड्यूरेशन। मतलब ये एक हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली उदासी है जो महीनों नहीं सालों तक चल सकती है। अब पीडीडी और मेजर डिप्रेशन यानी एमडीडी में एक बहुत बड़ा फर्क है। इसको ऐसे समझिए, पीडीडी एक धीमी लगातार बहने वाली नदी की तरह है जिसका बहाव हल्का है पर स्थायी है। वहीं एमडीडी एक तेज और बहुत बड़ी लहर की तरह है जो कुछ हफ्तों के लिए आती है और सब कुछ हिलाकर रख देती है, यानी मतलब बहुत सीवियर हो सकती है। और सोचिए, सिचुएशन तब और भी मुश्किल हो जाती है जब इस धीमी नदी यानी पीडीडी के ऊपर मेजर डिप्रेशन की वो बड़ी लहर भी आ जाए। इसे कहते हैं डबल डिप्रेशन, और ये एक बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग अनुभव हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सारे संकेत मौजूद हैं तो फिर ये कंडीशन अक्सर नजरअंदाज क्यों हो जाती है, किसी की नजर में क्यों नहीं आती? और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये जो संघर्ष है ये इतना लंबा चलता है कि वो एक बीमारी जैसा लगता ही नहीं, वो पर्सनालिटी का हिस्सा लगने लगता है। धीरे धीरे इंसान खुद ये मानने लगता है कि शायद मैं हूं ही ऐसा, थोड़ा उदास रहने वाला। और इसके अलावा भी कई वजह हैं। लोग अपनी जिम्मेदारियां तो निभा ही रहे होते हैं, काम पर जा रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, समाज में मजबूत दिखने का एक प्रेशर भी तो होता है। और कई बार तो लोग खुद ही ये मान लेते हैं कि अरे मेरी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसके लिए मदद ली जाए। और इन सब का नतीजा एक चौंकाने वाली हकीकत है। कुछ रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में डिप्रेशन के लगभग 2/3 मतलब 2/3 मामले कभी डायग्नोज ही नहीं हो पाते। सोचिए जरा। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर कोई इन लक्षणों को पहचानता है अपने में या किसी और में, तो क्या किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है ये मानना कि ये जो भावनाएं हैं ये असली हैं और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद किसी प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत जरूरी है। थेरेपी जैसे विकल्प जैसे कि सीबीटी, इस पर विचार किया जा सकता है। और हाँ, अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार से खुलकर बात करना ये बहुत मददगार हो सकता है। और इन सब के साथ साथ अपनी देखभाल यानी सेल्फ केयर को सबसे ऊपर रखना ये तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या पता हमारे जो दोस्त सबसे मजबूत दिखते हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनका हालचाल लेना ही सबसे जरूरी काम हो, क्योंकि क्या पता उन्हें ही हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो।